अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने हैं। ट्रंप इस बिल के समर्थन में हैं जबकि मस्क खिलाफ में। यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ एक वोट के अंतर से पास हो चुका है। इसके समर्थन में 215 और विरोध में 214 वोट पड़े थे। अब इस सीनेट में विचाराधीन है, जहां इसे 4 जुलाई 2025 तक पास किया जाना है। मस्क अब ट्रंप के इस विधेयक के रास्ते में बड़ी रुकावट बनते दिख रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि यह देशभक्ति से भरा हुआ कानून है। इसके पारित होने से अमेरिका में निवेश बढ़ेगा, चीन पर निर्भरता घटेगी, जबकि मस्क इसे पोकफील्ड यानी कि बेकार खर्चों से भरा बिल मानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल को पास होने से रोकने के लिए मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के 3 सांसदों को अपनी तरफ कर लिया है। बिल के खिलाफ वोट देंगे 3 रिपब्लिकन सांसद। मस्क का कहना है कि ये सरकारी सब्सिडी बांटने वाले लूट का एक दस्तावेज है। ये राष्ट्रीय घाटे को $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ा देगा। रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी कि जो इस बिल का समर्थन करेगा 2026 के मध्यावधि चुनाव में उनके खिलाफ वोटिंग की जाएगी। मस्क ने ट्रंप के पुराने पोस्ट शेयर किए जिसमें ट्रंप खुद कर्ज बढ़ाने की आलोचना करते थे और कहा कि ट्रंप अब अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन सीनेटर जैसे कि रैंड पॉल, रॉन जॉनसन और माइक ली खुलकर मस्क के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और बिल में बदलाव भी चाहते हैं। इन सांसदों ने कहा है कि वे बिल के खिलाफ वोट देंगे। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि बिल में बाइडेन सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर एनर्जी के लिए दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने का प्रस्ताव है, जो मस्क की कंपनी टेस्ला को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53-47 का मामूली बहुमत है। 3 सीनेट पहले ही बिल के खिलाफ वोट देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में मामला 50-50 पर आकर टिक गया है। अगर एक और सांसद भी इस बिल के खिलाफ वोट देता है तो ट्रंप इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे। वहीं मस्क के विरोध के बावजूद ट्रंप इस बिल को पास कराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई सीनेट के साथ में मुलाकात की है और फोन पर बात भी की ताकि उन्हें बिल के समर्थन में वोट देने के लिए मनाया जाए। इसके अलावा ट्रंप बिल में थोड़े बहुत संशोधन करने पर भी विचार कर रहे हैं ताकि ये बिल पास हो जाए। अमेरिका में इस समय इमिग्रेशन नीति के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। कई शहरों में एक साथ हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हिंसक टकराव देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन इतना हिंसक होता जा रहा है कि लोग अब गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। देखिए, यही कारण है कि कैलिफोर्निया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए ट्रंप ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। पुलिस से इस हुई हिंसा झड़प के बाद सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ट्रंप प्रशासन ने इससे निपटने के लिए कैलिफोर्निया में 2000 नेशनल गार्ड तैनात किए हैं। इसके साथ ही लॉस एंजलिस में भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। अमेरिका में ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन नीति का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध में कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क में इतनी हिंसा हुई कि पुलिस के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो गया। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगहों पर पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ में टकराव की खबर भी आई। हिंसा पर ट्रंप ने गवर्नर्स को कड़ी फटकार लगाई है। हालात को देखते हुए ट्रंप ने कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पिछले दिनों संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों ने 44 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की थी। इन गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इसके बाद से पहले प्रदर्शन और हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने लॉस एंजलिस के 3 स्थानों पर छापेमारी की। इन छापों में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक प्रमुख यूनियन नेता डेविड ह्यूटी भी शामिल थे। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का विरोध हिंसक होता जा रहा है। देखिए, 2 दिन से जारी प्रदर्शन उस वक्त और ज्यादा उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और पटाखों से हमला शुरू कर दिया।
प्रदर्शनकारियों ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अधिकारियों पर भी पेट्रोल बम और आंसू गैस से हमले किए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग हाथों में मैक्सिको का झंडा लिए आईसीई लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे लगा रहे थे। स्थिति बिगड़ता देख ट्रंप ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया। यह प्रदर्शन लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए गए एक विशेष अभियान के विरोध में शुरू हुआ था। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार रोजाना लगभग 1600 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने एक संघीय इमारत को घेरा, अधिकारियों पर सीधा हमला किया। ट्रंप ने इस स्थिति को लेकर राज्य प्रशासन की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गॉविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर करेन बॉस स्थिति नहीं संभाल पा रही हैं तो संघीय सरकार खुद इसमें कार्रवाई करेगी। ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स यहां पर भेजे हैं। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई का विरोध उससे संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण बड़ी खबर। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला एक्स के सीईओ एलन मस्क के बीच जुबानी जंग अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोनों प्रभावशाली हस्तियों के बीच तनाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। भले ही मस्क ने कुछ नरम रुख अपनाया था, लेकिन अब ट्रंप ने एलन मस्क को कड़ी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके पास मस्क के साथ रिश्ते सुधारने का कोई इरादा नहीं है और अगर मस्क डेमोक्रेट्स की मदद करते हैं तो उन्हें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो मस्क से कोई बातचीत नहीं करना चाहते और उन्हें लगता है कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। ट्रंप ने ये भी दावा किया उन्होंने अपने पहले प्रशासन के दौरान मस्क को कई मौके दिए थे और एक तरह से उनकी जान बचाई थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत मस्क द्वारा ट्रंप के एक विधेयक पर की गई आलोचना से हुई थी। मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को संघीय बजट घाटा बढ़ाने वाला बताया था, जिससे ट्रंप नाराज हो गए थे। मस्क ने ट्रंप प्रशासन में सलाहकार का पद भी छोड़ दिया था। इसके जवाब में ट्रंप ने मस्क पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अब भी व्हाइट हाउस की याद सता रही है। इस पर मस्क ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ट्रंप का समर्थन नहीं किया होता तो ट्रंप पिछला चुनाव हार जाते। खास बात यह कि 2026 के मध्यावधि चुनाव में मस्क की भूमिका को लेकर भी ट्रंप सतर्क है। ट्रंप ने आशंका जताई है कि मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस जुबानी जंग ने अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। एक और जहां ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने की तैयारी में है तो वहीं मस्क की टिप्पणियां और राजनीतिक दखल भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दिग्गजों का यह टकराव राजनीति में क्या मोड़ लेकर आता है। कोलंबिया में 2026 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति पद के प्रमुख एक यंग कैंडिडेट युवा उम्मीदवार मिगुएल उरिबे पर राजधानी बोगोटा में एक जनसभा के दौरान गोलीबारी हो गई। 3 गोलियां लगी। यह हमला फोंटिबोन जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ जब उरिबे जनता से संवाद स्थापित कर रहे थे। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए उरिबे को तत्काल अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। आईसीयू में उन्हें रखा गया है। आपको बता दें कि बोगोटा के मेयर कार्लोस गैलन ने इस हमले की पुष्टि की, बताया कि हालत गंभीर है लेकिन डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी है। मेयर ने कहा कि राजधानी के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है ताकि यदि जरूरत पड़े तो बिना किसी देरी के उनको अन्य जगह पर रेफर किया जा सके। प्रशासन ने अस्पताल नेटवर्क को इस मामले में पूरी तरीके से सतर्क कर दिया है। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और कुछ ही घंटों में संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे के मंशा और साजिश के पहलुओं की जांच में। कोलंबिया की राष्ट्रीय पुलिस ने CNN को जानकारी देते हुए कहा कि उरिबे की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। पुलिस के अनुसार ये हमला न केवल एक व्यक्ति पर बल्कि कोलंबिया की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। सरकारी स्तर पर भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। कोलंबियाई सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि मिगुएल उरिबे पर हुआ हमला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के खिलाफ एक खतरनाक संकेत। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा। उरिबे कोलंबिया में एक युवा, तेजतर्रार और ईमानदार नेता के रूप में देखा जा रहा था। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और वे आगामी चुनाव में मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। इस हमले में न केवल उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं बल्कि
चुनावी माहौल को भी तनावपूर्ण बना दिया गया है। घटना के बाद से कोलंबिया की राजनीति में सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कई नेताओं ने सरकार से उम्मीदवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल देश की जनता उरिबे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रही है और इस हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग भी वहां के लोग कर रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग अब हवाई मोर्चे पर भी बेहद आक्रामक होती जा रही है। देखिए, यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है कि उसने रूस के सबसे आधुनिक और महंगे फाइटर जेट Su-35 को मार गिराया। यह हमला रूस की सीमा के भीतर कुर्स्क इलाके में हुआ, जो यूक्रेन की सैन्य रणनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि कार्रवाई सुबह सुबह एक हवाई ऑपरेशन के तहत अंजाम दी गई। Su-35 रूस की वायु शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कि चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। की कीमत करीब 7 अरब रुपए है, यानी 700 करोड़। इसे लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने और कई मिशन में काम आने के लिए डिजाइन किया गया। यह विमान सुखोई कंपनी द्वारा सुखोई 27 के उन्नत संस्करण के रूप में विकसित किया गया। यूक्रेन ने यह दावा उस वक्त किया जब उसने हाल ही में ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के कई एयरबेस पर ड्रोन हमले किए थे। उन हमलों में रूस के Tu-95 और Tu-22M3 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन अब तक रूस के भीतर 117 ड्रोन हमले कर चुका है, जिसमें 40 से अधिक रूसी सैन्य विमानों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उन्होंने 414 रूसी विमान मार गिराए। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन की यह हवाई रणनीति रूस की वायु क्षमता को कमजोर करने, नागरिक इलाकों पर मिसाइल हमलों को रोकने की कोशिश का हिस्सा है। ये घटना यूक्रेन की बढ़ती आक्रामकता और रूस के भीतर भी हवाई अभियानों की क्षमता का इशारा है, जो युद्ध को नए और खतरनाक स्तर पर लेकर जा रही है। रूस की चुप्पी, यूक्रेन का दावा भारी, जलते विमान का वीडियो भी दरअसल सामने आया है। इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष में एक और दुखद मोड़ आ गया है। देखिए, इजराइल ने बताया है कि गाजा पट्टी में हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए एक थाई नागरिक नट्टा पोंगा पिंटा का शव बरामद कर लिया गया है। पिंटा कृषि कार्य के लिए इजराइल आए थे और युद्ध की शुरुआत के समय किबुत्ज नीर ओज से उन्हें अगवा किया गया था। इजरायली रक्षा मंत्री ने पुष्टि की है कि उनका शव दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में मिला है। सेना ने बताया कि पिंटा को मुजाहिदीन ब्रिगेड ने बंधक बनाया था। इसी गुट ने हाल ही में 2 अन्य इजरायली अमेरिकी बंधक जुडीह वेंस्टीन और गाद हागाई के शव भी सौंपे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में गाजा पर इजराइल हमले में कम से कम 95 लोगों की मौत की खबर है। इनमें महिलाएं और बच्चे सहित कई नागरिक शामिल हैं। गाजा शहर में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हुई है, जबकि उत्तरी गाजा में एक हमले में मां और 5 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। अब इजराइल का कहना है कि वो हमास के नेतृत्व को निशाना बना रहा है। गाजा शहर में मुजाहिदीन ब्रिगेड के प्रमुख असद अबी शरैया को मार गिराने का दावा भी इस बीच किया गया। हमास ने एक अन्य बंधक मतन जांगोकौर के मामले में भी चेतावनी दी है कि यदि बचाव प्रयास के दौरान उसे नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी इजराइल की होगी। फिलहाल गाजा में लगभग 55 बंधक मौजूद हैं। इनमें से आधे से अधिक की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायली नागरिकों ने सरकार से बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए संघर्ष विराम और समझौते की मांग को लेकर रैलियां की हैं। गाजा में किस प्रकार से बच्चों की मौत हुई है, इजरायली हमले में 95 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, IDF ने किस प्रकार से थाई बंधक का शव बरामद किया, उससे जुड़ी है तमाम खबरें। कनाडा के वैंकूवर शहर में खालिस्तानी समर्थक द्वारा एक खोजी पत्रकार पर कथित हमला किए जाने का मामला सामने आया है। देखिए, सनसनीखेज दावा कनाडा के जाने माने स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट खोजी पत्रकार मोचा बेजरगन ने किया है। उनके मुताबिक वो एक खालिस्तानी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, धमकाना शुरू कर दिया। उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने बताया कि मैं केवल पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन इन लोगों को ये बात रास नहीं आई, मुझे धमकाया गया।
उन्होंने बताया कि हमला वैंकूवर में आयोजित एक खालिस्तानी कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों को बलिदान बताकर सम्मानित किया जा रहा था। हमले में शामिल एक व्यक्ति लंबे समय से उन्हें ऑनलाइन भी परेशान कर रहा था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, सो अलग बताया गया। हमलावरों में से एक ब्रिटेन का नागरिक है, ना कि कनाडा का। मैं सिर्फ सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा, चाहे कनाडा हो, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जहां जहां खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन होते हैं, मैं निष्पक्ष रिपोर्ट करने जाता हूं। उन्होंने कहा कि मानसिकता खतरनाक है कि अगर कोई उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो उसे डराया या चुप कराया जाए। घटना की सूचना मिलते ही वैंकूवर पुलिस मौके पर पहुंची, पत्रकार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं किया है। इस हमले में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां, उनके प्रभाव को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये मामला केवल पत्रकार की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा से भी जुड़ा है। सच दिखाने पर रिपोर्टर को किस प्रकार से धमकाया गया, वैंकूवर में उससे जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी।